अब हम परिणामी ज्ञात करने का जो अगला टॉपिक है हमारा दूसरा, समतलीय संगामी बलों का परिणामी, इसको हम देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। समतलीय संगामी बलों के परिणामी में हमने जो पहला है वो बता दिया था। दूसरा टॉपिक, इसके अंतर्गत हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो देखेंगे कि समतलीय संगामी बल क्या होते हैं, और इसके बाद इसके अंतर्गत जैसे जैसे चीज़ें क्रमागत रूप से आएंगी उनको हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम विश्लेषणात्मक विधि को इसमें भी देखेंगे और फिर उसके बाद ग्राफीय विधि को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनीशन देखते हैं, समतलीय संगामी बल क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने परिभाषित किया हुआ है कि समतलीय संगामी बल जो है बलों के समूह हैं जो जिनकी क्रिया रेखाएं जो हैं वो एक ही तल में होंगी और एक ही बिंदु पर मिलेगी, उन्हें हम कहेंगे समतलीय संगामी बल। अब इसके अंतर्गत जो परिणामी को ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करने के लिए जो कंडीशन बनेगा वो दो कंडीशन हमने यहाँ पर आपको बताया है। पहला कंडीशन, जब जो बल है उसमें दो बल होंगे केवल, और वो दो बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे होंगे। फिर इसके अंतर्गत जो दूसरा कंडीशन होगा वो दूसरा कंडीशन होगा जब दो से अधिक बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे होंगे। तो सबसे पहला केस हम यहाँ पर समझेंगे, उसके बाद हम दूसरा केस देखेंगे। सबसे पहला केस है जब जब दो बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हों, तो उस केस में हम परिणामी को कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आइए, जब दो बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हों उस कंडीशन में हम विश्लेषणात्मक विधि द्वारा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो परिणामी को ज्ञात करने को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो हमारे पास विधि है, जो नियम है वो है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। विश्लेषणात्मक विधि का ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं पॉपुलर मेथड है, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि समांतर चतुर्भुज के बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। तो उसको हम देखेंगे। आपको एग्जाम में इसका पूरा प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल जो थ्योरम है वो समझ लेना है, और उस थ्योरम के बाद जो रिजल्ट आएगा, परिणामी के बराबर क्या मान आएगा उसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो केसेज होंगे उसके और कौन कौन सी स्थितियां बन रही हैं उन स्थितियों को समझना है। कैसे हमको सिद्ध करके कैसे जो सूत्र आ रहा है वो कैसे आ रहा है इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो विधि है वो क्या कह रही है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है हमारा कोसाइन लॉ मेथड। कोसाइन लॉ मेथड। तो दूसरा नाम जो हम इसको देंगे समांतर चतुर्भुज के नियम अर्थात पैरेललोग्राम नियम को वो कोसाइन लॉ मेथड नाम देंगे। तो सबसे पहले जो इसका थ्योरम है वो क्या कह रहा है उसको देखेंगे कि किसी बिंदु पर दो बल, जैसा कि हमने यहाँ पे कंडीशन में भी बताया था कि जब दो बल होंगे और वो एक बिंदु पर कार्य कर रहे होंगे, तो ये चीज़ हमारे थ्योरम में भी आएगी। और ये कह रहा है कि किसी बिंदु पर जब दो बल कार्य कर रहे हों और तो उसे किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाएगा। उन दो बलों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आसन्न भुजा, मतलब ऐसी भुजा जो एक दूसरे से सटी हुई हों। अब यहाँ पे जैसे ये हमने चित्र बनाया हुआ है, आपको शायद चित्र नहीं दिख रहा होगा अभी, अब दिख रहा होगा। तो ये जो भुजाएं हैं, भुजा ये वाली समांतर चतुर्भुज की और ये भुजा, ये आसन्न भुजा हो गई। इसी तरीके से जब हम एक ये भुजा लेंगे और ये भुजा लेंगे तो ये भी आसन्न भुजा होंगी। उसी तरीके से हम जब ये भुजा लेंगे और ये भुजा लेंगे तो ये दोनों भुजाएं आपस में आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। ठीक उसी प्रकार ये भुजा लेंगे और ये वाली भुजा लेंगे तो ये दोनों भुजा आपस में आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। अब देखिए आसन्न भुजा आप समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि दो आसन्न भुजाओं को परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाएगा। परिमाण और दिशा जो उसका मान दिया हुआ है, और जिस दिशा में वो दो बल लग रहे हैं वो सेम वही दिशा होगी। मतलब अब देखिए फिर से आप चित्र को देखेंगे, यहाँ पर जो ये बल है बिंदु ए पर दो बल कार्य कर रहे हैं। पहला बल है AD, दूसरा बल भुजा द्वारा दिखाई दिया जा रहा है जो है AB।
तो ये दोनों बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, इसकी जो दिशा है वो ये वाली दिशा है और इसकी जो दिशा है वो ये दिशा है, ठीक है। तो परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाता है। तो उन बलों का परिणामी, अब जो ये बल हैं हमारे बल जो भुजा AD द्वारा दिखाए गए हैं और जो भुजा AB द्वारा दिखाए गए हैं, इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन बलों का परिणामी परिमाण और दिशा में, जैसे उनकी परिमाण और दिशा है उसी परिमाण और दिशा में विकर्ण द्वारा समांतर चतुर्भुज के निरूपित किया जाएगा। इसके लिए हमने जो चित्र बनाया है वो x अक्ष और y अक्ष के संदर्भ में लेकर के चीज़ें चले हैं। तो यहाँ पे जो परिणामी है उसका मान कैसे आ रहा है इसको हम देखते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ये आपको परीक्षा में नहीं करना है, लेकिन आप समझने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बिंदु A से जा रही जो क्षैतिज भुजा है समांतर चतुर्भुज की, जो AB है, इससे जाता हुआ जो बल है उसको हम P से निरूपित कर रहे हैं, जो x अक्ष के होते हुए x अक्ष से होते हुए जा रहा है। और जो दूसरा है वो बिंदु A से जा रहा है, वो भुजा AD द्वारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे कि हम मार्कर से आपको दिखाएंगे, एक ये हो गया हमारा AD और एक ये हो गया हमारा AB। भुजा AB का जो मान हम लेंगे, जो परिमाण हमने लिया है उस कितना उसको हमने P से निरूपित किया है और AD को हमने Q से दर्शाया है। अब समांतर चतुर्भुज का चूँकि ये गुणधर्म आप पढ़े होंगे 9वें या 10वें कक्षा में कि सम्मुख भुजाएं जो हैं वो समांतर होंगी और बराबर होंगी। तो ये ये Q है, तो इसके सम्मुख भुजा BC जो है वो भी Q होगा, तो ये भी Q हो गया। उसी तरीके से भुजा AB के सम्मुख भुजा DC जो है वो भी बराबर मान की होगी, तो वो भी P हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो बिंदु है बिंदु C से हम क्या करेंगे कि एक लंब रेखा खींचेंगे। C से हम एक लंबवत यहाँ पे ये भुजा लंबवत खींच रहे हैं जो आकर के x अक्ष पर गिर रही है। तो ये लंबवत लंब यहाँ पे जो डाल रहे हैं वो हो गया, जहाँ पे आके मिलेगा उसको हम O नाम देंगे, ये बिंदु। और ये जो भुजा हमारी AB है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से एक हमको यहाँ पे त्रिभुज मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसका मान 90 डिग्री रखेंगे, लंबवत है इसलिए। और एक चीज़ हम अभी और आपको बताएंगे कि ये जो कोण बना रहा है, जो दोनों परिणामी हैं जो दोनों बल हैं, बल P और बल Q, ये दोनों आपस में कितना का कोण बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये हरा लाइन से अभी देखिए जो हम रुकिए मार्कर से आपको दिखाते हैं, ये है हमारा ये कोण, जो पूरा कोण है वो मान लीजिए कि वो अल्फा कोण बना रहे हैं। इसको हम दूसरे रंग से दिखा देते हैं, मान लीजिए ये येलो कलर से, ये हो गया हमारा अल्फा, टोटल हो गया अल्फा। और उसके बाद ये जो हमारी परिणामी है बिंदु A से जो विकर्ण के रूप में जा रहा है, ये परिणामी क्षैतिज अक्ष x अक्ष से ये जो कोण बनाएगा इसको हम लेंगे थीटा। तो इसको हम रेड से दिखा रहे हैं, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये हो गया हमारा थीटा। तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लेंगे कि अल्फा बराबर क्या है, P तथा Q के बीच का कोण, और जो थीटा है हमारा क्षैतिज अक्ष से परिणामी का कोण। अब उसके बाद हमने जो यहाँ पर ये छोटा त्रिभुज लंबवत डालने के बाद ये एक छोटा त्रिभुज जो बन रहा है, इसको हम यहाँ पर उठा करके ले आए। देखिए ये, अब इसमें देखेंगे छोटा त्रिभुज, इसको हमने नाम दिया BOC। तो यहाँ पे जो भुजा होंगी उनका मान क्या क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ये Q के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पर नाम देंगे Q। इसका जो मान होगा वो Q के मान के बराबर होगा। अब बाकी हम यहाँ पे जो त्रिकोणमिति में जैसे पढ़ते हैं कि
एक आप काफ़ी फेमस है, ये आप पढ़े होंगे, LALKKA, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन, ये जो, हाँ एक चीज़ और आपको बता दें अभी कि यहाँ पे जो कोण है, ये टोटल जो कोण है, ये जो कोण हमारा है वो अल्फा आया। तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला जो कोण होगा ये भी हमारा अल्फा होगा। तो जब वो कोण अल्फा हो रहा है तो ये जो मान होगा कोण का वो भी अल्फा यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब हल करेंगे चीज़, इसलिए यहाँ पे अल्फा आया हुआ है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो अल्फा आया है ये इसके लिए। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो विचाराधीन कोण है, विचाराधीन कोण हमारा ये अल्फा है, इसके सम्मुख भुजा जो होगी ये होगी हमारी लंब, और ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, तो साइन कोण जब अल्फा है तो साइन अल्फा बराबर, जब हम साइन लेंगे तो ये वाला लेकर के चलेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, वो है OC, इसलिए हमने यहाँ पे OC लिखा, और कर्ण क्या है वो है हमारा BC, तो BC लिखा हमने यहाँ पे। अब इसके बाद हमको मान चुकी चाहिए किसका, OC का मान चाहिए हमको, यहाँ पर OC का मान चाहिए इस त्रिभुज में, ये वाला हमको मान चाहिए, इसलिए हम OC को अलग करेंगे। तो ये होगा तिरछा गुणा करने पर ये BC बराबर कितना है Q, तो BC बराबर Q जब लेंगे तो ये Q साइन अल्फा हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम cos थीटा लेंगे, अर्थात यहाँ पे अल्फा है तो cos अल्फा क्या होगा, ये कहता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया हमारा BO, कर्ण हो गया BC अर्थात Q। तो BC को हम Q के बराबर लेंगे तो Q cos अल्फा, ये तिरछा गुणा होगा, तो Q cos अल्फा BO के बराबर आ गया। इस तरीके से अब हम इस त्रिभुज को देख लिए, छोटा त्रिभुज को। अब इसके बाद हम जब इस त्रिभुज में सारे मान ज्ञात कर लिए, ये जो BO है वो हमने ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात कर लिया, अर्थात लंब और आधार ज्ञात कर लिया, तो अब हम एक अगले बड़े त्रिभुज को ज्ञात करेंगे। जो बड़ा त्रिभुज है हमारा वो ये होगा, ये है हमारा बड़ा त्रिभुज। बड़ा त्रिभुज क्या है, AOC। अब AOC को हम लेकर के चलेंगे, उसको हम अलग से यहाँ पे बना रहे हैं फिर से। तो बड़े त्रिभुज में हम देखेंगे अब क्या हो रहा है चीज़ें। तो यहाँ पे ये परिणामी R इसका मान हो गया, और OC का मान हमारा कितना था, यहाँ पे OC का मान हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है Q साइन अल्फा। तो इसको भी पुट करेंगे यहाँ पे बड़े त्रिभुज में। तो इसको हम जब मान को रखेंगे Q साइन अल्फा हो जाएगा ये, और ये BO का मान हमने यहाँ से यहाँ का जो ये मान है इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमारा हो गया Q cos अल्फा, तो इसको भी रख देंगे, और ये P है। और इसके बाद हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में जब समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी के आधार पर हम लेकर के चलेंगे, हमको परिणामी का मान मिलेगा। तो सबसे पहले जो परिणामी है वो हमारा कर्ण हो गया। यहाँ पे देखिए AC जो है हमारा ये कर्ण है, तो इसको R स्क्वायर करेंगे, और लंब जो है हमारा ये है, तो लंब OC इसको हम स्क्वायर करेंगे। फिर आधार जो है वो क्या है, AO है, तो इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये मान हो गया हमारा ROC, ठीक है। अब जो यहाँ पे AO है, ये टोटल जो लंबाई है इसको हम दो भागों में यहाँ पे बांट रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी AB प्लस BO, ये तो AB प्लस BO हो गई। अब इसके बाद हम इसको AB प्लस BO को A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो ये बढ़ करके इतना हो जाएगा, और OC सब बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। अब फिर इसमें मान रखेंगे तो अब देखिए जैसे कि हमको OC का मान Q साइन अल्फा मिला, यहाँ पे हमने रखा। P का P रख देंगे हम, AB का चूँकि मान जो है ये AB यहाँ से यहाँ तक P है, इसलिए P हमने रखा। और फिर उसके बाद जो BO है, BO यहाँ पे ये BO का मान Q cos अल्फा, इसलिए Q cos अल्फा हमने रखा। और फिर
2 इंटू ए बी जो है वो कितना है हमारा पहले से P और BO कितना है, BO है Q cos अल्फा। अब सबको गुणा करेंगे, अब आगे देखेंगे हम, फिर कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा Q, हाँ ये जो मान आएगा यहाँ पे आप देखिए ये और ये जो मान है इन दोनों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू पी क्यू कॉस अल्फा। अब यहाँ पे जो ये दो मान हैं, इसको हम, ये जो दो मान हैं इन दो मानों में Q जो है वो कॉमन है, Q स्क्वायर, तो इसको कॉमन लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है ये 1 हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा। तो ये जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q स्क्वायर बचेगा। तो ये R बराबर हमारा बच करके आएगा Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। अब इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, ये हमारा परिणामी का सूत्र हो गया। तो इस तरीके से हम सिद्ध करते हैं, बहुत ही आसान है, फिर भी आपको सिद्ध करना नहीं है सिलेबस में, लेकिन हमने इसके बाद भी आपको बताया। अब इसके बाद जब हम परिणामी देख लिए तो परिणामी के बाद अब हम दिशा देखेंगे कि दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं। दिशा से क्या हमारा मतलब है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिशा से मतलब हम अब चलेंगे जो शुरू में हमने चित्र बनाया था वहाँ पे। दिशा से हमारा मतलब ये है कि हमारा जो ये परिणामी है R, ये परिणामी R क्षैतिज अक्ष जो हमारा ये x अक्ष है, इस क्षैतिज x अक्ष से ये परिणामी कितना डिग्री का कोण बना रहा है वो हमें पता करना है, उसी को हम कहेंगे दिशा। तो यहाँ पे ये थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया है। तो इसी थीटा कोण को हम ज्ञात करेंगे तो परिणामी कितना कोण बना रहा है क्षैतिज अक्ष के साथ ये हमें पता चलेगा। इससे क्या होगा कि परिणामी को हमें उतने डिग्री पर खींचना अगर होगा तो हम खींचेंगे, अगर मान लीजिए बाद में कभी खींचना होता है तो। चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार का यूज करेंगे। और यहाँ पे जब मान रखेंगे हम लंब जो हमारा OC बटा आधार AB प्लस BO, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे ये जो आधार जो है वो AB यहाँ से यहाँ तक AB और फिर ये BO, तो ये हमारा आधार हो गया। बड़ा त्रिभुज को हम लेकर के चल रहे हैं। और हम यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन जो है हमारा, इसको हम कुछ इस तरीके से देखेंगे। बड़े त्रिभुज में हम हल कर रहे हैं तो इसमें लंब बटा आधार, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा लंब हो गया, और tan थीटा हम लेकर के चल रहे हैं और ये हमारा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये मान और ये मान की आवश्यकता होगी हमें दिशा निकालने में। तो इन दोनों को OC और AO को हम दो भाग में बांटेंगे, AB प्लस BO। तो इसी को हमने लिखा है। अब मान रखेंगे हम OC बराबर Q साइन, OC बराबर हम लेंगे Q साइन अल्फा बटा में AB का मान हमने P लिया था और BO को हम Q कॉस अल्फा लिखेंगे। तो ये हमारा मान आ जाएगा। अब इसी में जब हम थीटा हमारा निकालना है तो थीटा को निकालने के लिए अलग करेंगे थीटा को। तो ये tan जो है वो इन्वर्स में आ जाएगा, tan इन्वर्स Q साइन अल्फा बटा में P प्लस Q कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा मान आ गया। परिणामी की दिशा जो अब हम निकालनी थी वो हमने निकाला। ठीक है, ये परिणामी और दिशा ज्ञात करने के बाद अब हम परिणामी की कुछ जो स्थितियां बनेगी उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो कंडीशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब बल जो P है और जो Q है वो एक ही दिशा में कार्य करे।
तो यहाँ पे हम दो केस लेकर के जो यहाँ पे दो बल लेकर के चल रहे हैं P और Q। मान लीजिए कि जो बल P है, यहाँ पे आप वाइट कलर से जो लिखा हुआ है उसे देखिए। मान लीजिए कि वो 10 न्यूटन का है। आप मान से अभी हल नहीं कर रहे हैं चूंकि हम क्वेश्चन बस समझाने के लिए यहाँ पे, ताकि ये अलग आपको लगे। तो जो उजला वाला बल है वो P हो गया, और जो Q है वो लाल कलर से हमने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या है, वो 0 डिग्री बनेगा। थीटा नहीं, सॉरी, ये 0 डिग्री, क्योंकि जो दोनों बल हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं। तो जब यहाँ पे अल्फा 0 डिग्री होगा तो जो हमारा परिणामी का सूत्र था, परिणामी का क्या सूत्र था, वो था R बराबर, सॉरी यहाँ पे R² होगा। तो ये परिणामी का सूत्र था R बराबर R² बराबर P² Q² 2PQ cos अल्फा। अब जो अल्फा है वो 0 डिग्री हो गया, तो मान रखेंगे हम cos अल्फा। यहाँ पे चूंकि हमको पता है कि जब चूंकि cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे cos 0 डिग्री, तो ये मान हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जब 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये बचेगा 2PQ, और बाकी सब कुछ वैसे ही रह जाएगा। तो ये हमारा कितना आएगा, R² बराबर P² Q² 2PQ। तो हमारा जब दो बल एक दिशा में कार्य कर रहे होंगे तो परिणामी का मान कितना आएगा। अब इसके बाद अगला केस, जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत में कार्य कर रहे हों तब क्या होगा। देखिए, तो जब दो बल एक दूसरे के विपरीत में कार्य करेंगे तो उनके बीच का जो कोण होगा वो कोण कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि अल्फा बराबर 180 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि cos 180 डिग्री का मान जो होता है वो होता है -1। तो अब सेम उसी परिणामी वाले सूत्र में जब मान रखेंगे तो होगा R² बराबर P² Q² 2PQ cos अल्फा। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे 180 डिग्री तो ये मान कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा माइनस में, तो ये मान हमारा देगा -1। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो होगा माइनस में। तो ये R² बराबर P² Q² -2PQ। तो हमारा जो परिणामी होगा वो इतना हो जाएगा। ये हो गया। अब हम एक चीज और आपको बताना भूल गए कि ये जो मान है, जब दो बल एक दूसरे के जब दो बल एक ही दिशा में कार्य कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये जो R का मान आएगा, ये R का मान आएगा, ये होगा अधिकतम मान। ये मान होगा हमारा अधिकतम मान। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं R बराबर P+Q। इसको आप क्यों लिख रहे हैं ये देख लीजिए, P+Q का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, जब स्क्वायर स्क्वायर बराबर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है, तो इसको हम R बराबर P+Q लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इतना, ये अधिकतम मान होता है। ठीक इसी तरीके से हम जब यहाँ देखेंगे तो ये R² बराबर P-Q का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा R बराबर P-Q। तो ये हमारा जो है ये होगा, यहाँ पे अधिकतम था, यहाँ पे हो जाएगा ये परिणामी न्यूनतम। ठीक है। तो जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में दो परिणामी दो बल कार्य कर रहे हो तो वहां पे जो परिणामी होगा वो न्यूनतम होगा। जब एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो अधिकतम होगा। अब अगला केस हम देखेंगे। अगला केस है हमारा
कि जब बल P और Q एक दूसरे के समकोण पर कार्यरत हों तब। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो Φ बराबर हो कितना होगा 90 डिग्री। तो चूंकि हमको पता है कि cos 90 का मान जो होता है वो होता है 0 डिग्री, सॉरी cos 90 का मान होता है 0 डिग्री नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। cos 90 का मान 0 हो गया। तो अब हम वही परिणामी का सूत्र लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos अल्फा, ये हमारा हो जाएगा 0। तो जब 0 से गुणा होगा तो ये टोटल मान हमारा क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इसको जब आर को अकेले करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा मान आएगा वो मान आएगा ये। परिणामी आर बराबर जब समकोण हो तब ये मान आएगा। ठीक है।